हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2014 का सेट पेपर है एमपीपीएससी स्पेशल में। ठीक है, इसके पहले और भी सेट पेपर आ चुके हैं, वो जाकर आपको नालंदा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी एमपीपीएससी के नाम सेट पेपर के नाम से ही है, याद रखना। ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित है पूरे की पूरे सेट पेपर की सीरीज। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब एक्ट हट चुके हैं, तो हम उसमें एक्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। साथ में पुरानी करंट अफेयर्स को चेंजेस के साथ हम जो नई करंट अफेयर्स किस प्रकार से बनेगी उसके हिसाब से आपको ये सेट पेपर लेकर आए हैं। तो बिना देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप नालंदा एकेडमी के चैनल को नालंदा एकेडमी के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ में यदि आपको ये थंबनेल का क्वेश्चन अगर आता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर पहले से ही करें। इस थंबनेल क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और साथ साथ ये सभी प्रश्नों को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन और एनालिसिस किया जाएगा, जिससे आपको आगे कभी भी प्रश्न इस तरीके के आए तो आप आराम से उनको लगा दो। और मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? देखिए आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा? सुंदरलाल बहुगुणा। अब जरा इसको ध्यान दीजिए जरा कि ये चिपको आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई और कहां से हुई। देखिए, चिपको आंदोलन का अर्थ पहले तो आप लगाओगे कि पेड़ पौधों से है। किससे है? पेड़ पौधों से है। ठीक है, या इसको हम कहेंगे वनों से भी है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। इसकी शुरुआत मानी जाती है कहाँ से? उत्तराखंड के चमोली जिले से। कहाँ से? अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि चमोली जिले से पूछा जाता है कि जहाँ पर अवैध तरीके से जब पेड़ों की कटाई की जा रही थी तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या पेड़ों से लिपटकर पेड़ों को बचाया, जिसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट के संबंधित संगठन है। ठीक है, याद रखोगे रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखोगे कौन सा है, IUCN। ठीक है, इसको आप इंग्लिश फॉर्म में भी याद रख सकते हो, IUCN को। ठीक है ना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रेड लिस्ट है ना, रेड लिस्ट या फिर रेड डाटा बुक, ये लाल सूची भी इसको कहते हैं, तो आप इसको याद रखोगे कि इसको लाल सूची भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लाल सूची भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये लाल सूची है, रेड लिस्ट उसी के लिए है, जैसे कि आप देखोगे कोई भी वन्य जीवों की जो प्रजाति है वो विलुप्त स्थिति में आ जाती है, संकटग्रस्त होती है, तो उससे लिए रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल है, याद रखो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। ओजोन का आप रासायनिक सूत्र भी कई बार पूछ लिया जाता है, O3। ठीक है ना, O3 जो हल्के नीले रंग की एक गैस होती है। ठीक है, हल्के नीले रंग की एक गैस होती है जो समताप मंडल में 30 से 50 किलोमीटर के मध्य दिखाई देती है। ठीक है, समताप मंडल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये O3 जो गैस है, ओजोन परत, ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनसे क्या पृथ्वी पर रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इनमें से किससे संबंधित है? देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो क्लोरोफ्लोरो से संबंधित है। किससे? देखिए गैस के आधार पर पूछा है, सफेद से नहीं है, जल प्रदूषण नहीं, कृषि नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से संबंधित है। किससे? CFC से संबंधित है। अगर ये नहीं आता क्वेश्चन में, इसकी जगह क्या ओजोन संरक्षण आ जाता। ठीक है, ओजोन परत भी आ जाता, तो ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, याद रखोगे किससे? ओजोन परत से। ठीक है, जरा याद रखना जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। जब ओजोन परत को छेड़ करने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, छेड़ करने वाले पदार्थ और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के होते हैं, ठीक है ना, इसके पहले मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन इसको अच्छे तरीके से कर चुका हूँ। तो जो मॉन्ट्रियल संधि हुई थी इससे रिलेटिव थी, किससे? ओजोन परत से संबंधित थी। ठीक है,
जो हानिकारक गैसों को कम करने के लिए जो टारगेट रखा गया था उससे संबंधित थी। इसकी जो जब इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जब संधि हुई थी, जो हुई थी 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, मॉन्ट्रियल शहर में हुई थी। इसी आधार पर हम जो 16 सितंबर है ना, उसी को क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित? देखिए ये सभी प्रश्न किससे, पर्यावरण से संबंधित चल रहे हैं, ठीक है। 2014 के एग्जाम में जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आए ना, हम उनको देख रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो याद रखोगे क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए प्रयास में लाया गया था, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन थंबनेल का क्वेश्चन है, तो याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रारंभ की है। इसे ग्रीन सेना के नाम से भी जाना जाता है। अगर हिंदी में नाम आ जाए तो ग्रीन सेना के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह एक तरीके का माओवाद समर्थक संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। देखिए ये चारों ऑप्शन है। जब भी लैंटिक आवास की बात आ जाए तो आप याद रखोगे लैंटिक हैबिटेट, लैंटिक आवास का जो भी उदाहरण है सही एग्जांपल, तो याद रखोगे इसमें देखिए एक झरना और नदी। झरना और नदी किसके अंतर्गत आते हैं? स्वच्छ जल में झरना और नदी लैंटिक आवास में आते हैं। देखिए दलदल जो होता है उसमें स्वच्छ जल का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो किसका? स्वच्छ जल का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन झरना और नदी का सबसे बिल्कुल सही उदाहरण है लैंटिक आवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे रेटिना में। कहां पर? रेटिना बनता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, रेटिना बनता है, जिसको हम दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में नाम आ जाए तो आप याद रखोगे दृष्टि पटल के भी नाम से जानते हैं, जो कैमरे की लेंस की भांति कार्य करता है। यह एक प्रकार का संवेदी ऊतक परत होती है, ठीक है ना। रेटिना जो स्कैन करता है ना, प्रतिबिंब बनाता है ना, वो क्या होती है? एक प्रकार की संवेदी ऊतक परत होती है जो कैप्चर कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है कि रेटिना के जिस भाग पर जो क्या कहते हैं प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है ना, उस भाग को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन डीपली आ जाए तो याद रखोगे उसे एरिया सेंट्रलिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एरिया सेंट्रलिस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेटिना किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? एरिया सेंट्रलिस के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो किसकी अधिकता के कारण हो जाती है? नाइट्रेट के कारण। यदि रक्त में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक की बीमारी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इनमें से किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम को हम यूरेनियम U325 के इसको यूरेनियम U235 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यूरेनियम तत्व की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1789 में, ठीक है। 1789 में किसने? किलाप्रेड ने की थी। इसको भी याद रखोगे आप, किलाप्रोड ने, ठीक है, किलाप्रोड ने की थी, ठीक है, यूरेनियम की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखोगे एल्युमिनियम की। किसकी? देखिए बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है एक अयस्क है, ठीक है, खनिज अयस्क के रूप में इसको हम जानते हैं, ठीक है, जिससे लगभग देखा जाए तो 40% क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है जिससे 40% की मात्रा में एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है।
जो एक तरीके से हम कच्ची धातु इसको कह सकते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो देखिए शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुज और माधव, 4 नाम आपके लिए दिए हैं आंसर में, तो याद रखोगे शंकराचार्य सही है, रामानुज सही है, माधव सही है, लेकिन अभिनव गुप्ता जो है ना, इनका संबंध किससे? वेदांत दर्शन से नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए वेदांत, वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, ठीक है, यानी कि वेदांत दर्शन के साथ इनका संबंध नहीं है। देखिए मुख्य रूप से वेदांत की 3 शाखाएं बताई गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वेदांत की 3 शाखाएं मुख्य रूप से बताई गई हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत और द्वैत वेदांत, ठीक है। कौन कौन से? अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत और द्वैत वेदांत। इनका क्रमानुसार देखिए, अद्वैतवाद के कौन हो गए? हमारे जो शंकराचार्य हो गए, ठीक है, प्रवर्तक, ठीक है। उसके बाद रामानुज हो गए, रामानुज किसके? विशिष्ट वेदांत के हो गए। और द्वैतवाद के कौन हो गए? हमारे माधवाचार्य। तो ये तीनों है, लेकिन अभिनव गुप्ता नहीं है। तो याद रखोगे हमारे आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? यानी नैतिक सिद्धांत जो हैं, उनके नैतिक विचार जो हैं, वो किस में प्रवचन किस में संकलित हैं, ठीक है, याद रखोगे। तो किस में संकलित है इन तीनों में से? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि मुख्य रूप से जो भी हमारे महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं या उपदेश हम कहेंगे, वो किसमें? पिटक में थे। किसमें थे? पिटक में थे। अब यहाँ पर से जब पिटक में थे तो आप सभी जानते हैं कि कुल पिटक कितने हुए? 3 पिटक हुए हैं। तो बाकी के तो हमारे जातक कथा हो तो होंगी नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा। तो 3 पिटकों के पहले तो आप नाम याद रखोगे, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक भी कहते हैं। 3 पिटक कौन कौन से हो गए? विनय पिटक, अधीनम पिटक और सूत पिटक। तो देखिए विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक, 3 पिटक होते हैं। तो तीनों पिटकों में क्या है कि बौद्ध साहित्य से संबंधित दिए गए हैं। पिटक का अर्थ भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पिटक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पिटारी। क्या होता है? पिटारी अर्थ होता है, ठीक है, जिसमें संकलन रहता है किसी भी चीज का, ठीक है। अब जरा देखिए विनय पिटक में क्या है, तो मैं आपको तीनों यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको आगे एग्जाम में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के जीवन की चर्चा के नियम है, ठीक है ना। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, उनके जीवनी चर्या के नियम है, किस प्रकार से बौद्ध भिक्षु जीवनचर्या निभाएंगे, ठीक है। सुत्त पिटक जो है याद रखोगे, ठीक है। क्या? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, या हम कहेंगे नैतिक सिद्धांत। क्या है? नैतिक सिद्धांत, ठीक है। बुद्ध के क्या है? उपदेश है, महात्मा बुद्ध के, याद रखोगे। तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। साथ साथ में अभिधम पिटक भी याद रखोगे। अभिधम पिटक जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की चर्चा पर बल देता है। किस पर देता है? अभिधम जो पिटक होता है वो धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों की चर्चा पर बल देता है। तो ये तीनों पिटक हो गए हमारे, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा इस पे? किसमें सैद्धांतिक विचार, किसमें उपदेश, किसमें दिए हैं? सुत्त पिटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी? देखिए गुप्त साम्राज्य के द्वारा किस वर्ग को कृषि प्रदान की जाती थी? कर रहित, जो कर रहित थी। आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। किसको? ब्राह्मणों को गुप्त साम्राज्य में जो कृषि दी गई थी, ठीक है। कौन सी सदी में? आप सभी जानते हैं 3री सदी में, ठीक है। 3री सदी के अंत में गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ था? उदय, ठीक है, याद रखोगे। चलिए, तो ब्राह्मणों को दी गई थी, ठीक है, कर रहित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? किसने की थी? तोमर वंश ने। किसने की थी? तोमर वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और तोमर वंश कौन थे? एक तरीके से राजपूत वंश के अंतर्गत, सभी की सभी राजपूत हैं, लेकिन तोमरों ने क्या की थी? दिल्ली में 8वीं सदी में दिल्ली शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? देखिए कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो राजवंश है वो है चालुक्य। कौन है? चालुक्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए चालुक्य इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में? तो याद रखोगे आप कृष्णदेव राय के साम्राज्य में निर्मित हुआ था। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था हजारा मंदिर विजयनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो याद रखोगे अलाउद्दीन खिलजी ने। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान, आप याद रखोगे कब से कब तक बना था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1296 से 1316 था। ठीक है, 16 तक बना था, 16 AD तक बना था। जिसने बाजार सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन किसके नाम हुआ करता था? एक नाम याद रखोगे आप, दीवान ए रियासत। किसके नाम? दीवान ए रियासत। ठीक है, जो मुख्य पदाधिकारी होता था। ठीक है, किसका? बाजार नियंत्रण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या? सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। यह संधि की शर्तों व विदेश की गुप्त खबरों को अपने पास रखता था। ठीक है, सुमंत बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? निम्न में से किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिखों के 10वें नंबर के गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने कहते हैं बैसाखी के दिन, ठीक है, 1699 में बैसाखी के दिन क्या? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये याद रखोगे आप। ठीक है, खालसा पंथ की बैसाखी के दिन स्थापना की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना के रूप में भी इसी दिन को, बैसाखी को क्या, सिख लोग मनाते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल सम्राट किसने? अकबर ने किए थे। देखिए अकबर ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा था जिसमें उसने विकास नहीं किया या कार्य नहीं किया हो। तो मुख्य अगर आपको कोई आंसर भी ना आए ना अगर अच्छे कार्यों के लिए मुगल काल में, तो आप बस बिना देखे किसको? अकबर को लगा दिया करो। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी हालांकि इसने बहुत सारे काम भी किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास जी की नहीं है? पूछी है। ठीक है, तो देखिए जरा कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तो ध्यान देना जरा। देखिए गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ठीक है ना, ये तीनों रचना किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। ठीक है, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। लेकिन साहित्य रत्न तुलसीदास की रचना नहीं है। साहित्य रत्न जो रचना है वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, याद रखोगे आप। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की है साहित्य, कौन सी? साहित्य रत्न। ठीक है, और साथ साथ में तुलसीदास जी की रचना गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका के साथ साथ भी आप याद रखोगे। ठीक है, दोहावली भी उन्हीं की है। ठीक है ना, दोहावली है, पार्वती मंगल भी है, रामलला भी उन्हीं की है। ठीक है, ठीक है, साथ साथ में रामचरितमानस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 6-7 रचना तुलसीदास की है, लेकिन साहित्य रत्न किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो भारत के विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे 3 जून 1947 को। जून प्रस्ताव भी ये कई बार पूछा जाता है। 3 जून 1947 को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हुई थी माउंटबेटन योजना की। ठीक है ना, माउंटबेटन योजना की सरकारी घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को। यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड
माउंटबेटन के द्वारा, उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। ये जो घोषणा थी, इस घोषणा के तहत क्या भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार की ये घोषणा थी। और ब्रिटिश जो सत्ता थी, ब्रिटिश सरकार इन पर से क्या अपना अधिकार हटा लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि चारों की चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे याद रखोगे स्थायी भू राजस्व की व्यवस्था किसकी, स्थायी भू राजस्व की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो याद रखोगे कौन सा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी भू बंदोबस्त की स्थापना की थी, जो कब करी थी, 1793 में। 1793 में इसने स्थायी भू राजस्व की व्यवस्था की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर कब बना, तो ये क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। देखिए स्थायी भू बंदोबस्त कब किया था इसने, 1793 में, लेकिन जब ये गवर्नर बना तो गवर्नर कब बना था, क्वेश्चन पूछा जाता है। गवर्नर की डेट आप याद रखोगे, ये 1786 में बना था, ठीक है, 1786 में गवर्नर बना और 1793 में इसने स्थायी भू राजस्व की व्यवस्था की थी। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये स्थायी भू राजस्व की व्यवस्था क्या थी, ठीक है, जरा इस पर ध्यान देना। देखिए इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% तो किसको देना था, कंपनी को देना था। 90% किसको, कंपनी को देना था, और 10% स्वयं के पास रखना था। ये थी व्यवस्था किसकी, स्थायी भू राजस्व की, ठीक है, इसने। अब ये साथ साथ में आप याद रखोगे सर जॉन सॉर, ठीक है, सर जॉन सॉर से कौन सा संबंधित क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो सर जॉन सॉर का भी टाइम पीरियड यहीं पे याद रख लो। वैसे तो आपकी पूरी लिस्ट याद होना चाहिए। जस्ट इसके बाद, ठीक है ना, 1793 से 98 तक सर जॉन सॉर बने थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। इनका जो मुख्य कार्य था वो था हस्तक्षेप की नीति, ठीक है ना। इन्होंने क्या अपने शासनकाल में हस्तक्षेप की नीति, क्वेश्चन इससे बनता है कि हस्तक्षेप नीति किससे संबंधित है, सर जॉन सॉर से। लॉर्ड क्लाइव प्लासी और बक्सर के युद्ध के समय थे 1757 से, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के कब बने थे गवर्नर, याद रखोगे 1772 में। कब बने थे, इनका टाइम पीरियड भी याद रखोगे 1772 में, ठीक है। साथ साथ में ये किससे संबंधित हैं, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करी थी इन्होंने। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेट आप याद रखोगे 30 दिसंबर। कब, 30 दिसंबर 1930 को, 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। और कहाँ पे हुई थी, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ढाका में हुई थी। कहाँ पर, ढाका में हुई थी, जो वर्तमान बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है। इसके मुख्य जो संस्थापक हैं उनसे भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन थे, सलीमुल्लाह खान। कौन थे, सलीमुल्लाह खान थे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष याद रखोगे सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस को, जिसमें गांधी जी नाराज हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, मना, ठीक है ना, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के किस युद्ध के बाद, याद रखोगे दिसंबर 1971 का युद्ध। दिसंबर 1971 के युद्ध के बाद, एग्जैक्ट डेट भी याद रख सकते हो आप, जब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना था, 16 दिसंबर। कब, 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के मुक्ति युद्ध के पश्चात बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में याद रखोगे द्वितीय स्थान है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है किसमें? रेशम उत्पादन में। पहले नंबर पर कौन सी है? पहले नंबर पे है चीन। कौन सी है? पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखोगे सिक्किम है, ठीक है। जहां पर नगर की जनसंख्या क्या है? सबसे कम है, ठीक है, सिक्किम राज्य में। इसमें जो टोटल जनसंख्या है ना, मात्र 25% है। कितनी है? मात्र 25% है नगर की जनसंख्या। और बाकी की पूरी जो जनसंख्या, और सबसे अगर अधिक नगरीय जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछ लिया जाए आपसे सबसे अधिक, तो याद रखोगे कौन सा है? गोवा है, ठीक है। जहां पर कितनी नगरीय जनसंख्या है? 62%, ठीक है। सबसे अधिक नगरीय और सबसे कम सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। टोटल लंबाई कितनी है आप याद रखोगे? 1200 किलोमीटर है। टोटल तटरेखा वाले राज्य कितने हैं? तो याद रखोगे यहाँ पे 9 राज्य हैं। टोटल कितने हैं? 9 राज्य हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कई रिलेटिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए, चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अपभ्राई जल में बनी एक झील है। यह खारे पानी की झील है। कैसी? यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह मीठे व खारे पानी की एशिया की विशालतम झील मानी जाती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कम से कम आप याद रखोगे कितना? इस झील का जो क्षेत्रफल है 1100 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। 1100 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। गहराई इसकी कितनी है? 3 मीटर है, ठीक है। 3 मीटर से अधिक है, ठीक है। 3 मीटर से अधिक इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो सुंदरबन जो डेल्टा का निर्माण है, उनको जो निर्माण करती हैं वो करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ए वाला आंसर ही हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय की सबसे ऊंची जो कंचनजंगा चोटी है वो कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फास्ट वाले क्वेश्चन है, इनको स्पीड से देखते हैं। अंतःस्थलीय अपवन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो अंतःस्थलीय अपवन नदी का जो उदाहरण है याद रखोगे घग्गर नदी। इनमें से कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से किससे गुजरती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से। ये तीनों से गुजरती है, इसलिए डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आप याद रखोगे इन तीनों राज्यों के साथ 5 अन्य राज्यों से भी वो गुजरती है। टोटल इसके कितने राज्य हो गए हैं याद रखोगे? टोटल 8 राज्य। 8 राज्यों से क्या गुजर कर्क रेखा गुजरती। 8 राज्यों को एक बार स्पीड से बोल देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, क्रम से बोलूंगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। प्रमुख जी क्या है? 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखोगे सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। कितना है? 109 गुना ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ठीक है। सौर मंडल का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आंसर हो जाएगा नेपच्यून। कौन सा है आंसर हमारा? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह तो नेपच्यून, जिसको हम क्या कहते हैं? वरुण ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वरुण। अब इसको ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो सूर्य से सबसे दूरी पर है
कौन सा ग्रह है? बरूनी ग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डरबन नगर कहाँ स्थित है? डरबन नगर याद रखोगे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ साथ में बंदरगाह भी है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में डरबन। तो दक्षिण अफ्रीका का है, ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके? अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार हेतु जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखो इनका जो जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, ठीक है, और जो मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखोगे 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वें संविधान संशोधन के तहत, और जो टाइम पीरियड भी अगर आ जाए तो टाइम पीरियड भी याद रखोगे 1989 में। कब? 1989 के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में क्या किया गया था? कौन सा अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? 326 में, ठीक है ना, 326 में संशोधन किया गया था, याद रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस में किया गया है? 324 में, ठीक है। 324 आर्टिकल में भारतीय संविधान के चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें से कई प्रकार के चुनाव इसमें सम्मिलित किए गए, चाहे वो विधानसभा के हो, ठीक है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव हो, ठीक है। इस प्रकार के सभी चुनाव का हमने इसमें उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? या फिर क्वेश्चन आएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति इसमें है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए बलवंत राय समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति है, जिसने कब? 1956 में, ठीक है, 1956 में गठित की गई थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, जिसके तहत पहली जो पंचायत व्यवस्था जो शुरू की गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर। कहाँ पर? नागौर जिले में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका टाइम पीरियड आप याद रखोगे कब? 2 अक्टूबर 1959। कब? 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है। कहां पर स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। कहां पर? फैजाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बोनस लाइन निम्न में से किस खेल में अंकित होती है? जो बोनस लाइन है किस खेल से संबंधित है, ठीक है, पूछ ली जाती है कई बार। तो बोनस लाइन जो है कबड्डी से संबंधित है। किससे? कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज खेल से संबंधित है। किससे? ब्रिज खेल से संबंधित है। तो ये खेल किस प्रकार का होता है? ताश के पत्तों का खेल होता है। ये किसका? ताश के पत्तों का खेल होता है, ठीक है, जिसमें 4 लोग आमने सामने बैठते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका, ठीक है। ब्रिज खेल होलकर ट्रॉफी संबंधित है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो याद रखोगे जो ब्लैक पर्ल है ना,
वो किससे, फुटबॉल से संबंधित है। किससे, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ब्लैक पर्ल फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ब्लैक पर्ल पेले का उपनाम है, जो पेले खिलाड़ी है ना, ठीक है, फुटबॉल का प्रसिद्ध जो पेले खिलाड़ी, उसको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है। वनडे वंडर्स के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सुनील गावस्कर, ठीक है। सुनील गावस्कर वनडे वंडर्स का लेखक हैं, ठीक है। इनके साथ साथ इनकी जो पुस्तक है, याद रखोगे, वनडे वंडर्स के साथ साथ सनी गेज, ठीक है। सुनील गावस्कर की सनी गेज भी है पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे। सनी डेज है, सॉरी, सनी डेज, सनी डेज है। साथ साथ में आइडल्स है, ठीक है। कौन सी, आइडल्स, आइडल्स है। और साथ साथ में एक और याद रखोगे, रन्स एंड रूइंस, रन्स एंड रूइंस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। किसका, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो वॉलीबॉल में किया जाता है, ठीक है। वॉलीबॉल में लिब्रो शब्द का उपयोग किया जाता है। जो लिब्रो शब्द है ना, याद रखोगे, लिब्रो जो शब्द है ये किसके लिए यूज होता है, लिब्रो शब्द एक खिलाड़ी के लिए यूज होता है जो रक्षात्मक खिलाड़ी होता है। कौन सा, रक्षात्मक जो खिलाड़ी होता है उसके लिए लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिब्रो शब्द का प्रयोग एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडियन लीग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। हॉकी इंडियन लीग का प्रारंभ HIL, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसमें 6 टीमों ने क्या लिया था, सबसे पहले भाग लिया था, ठीक है, हॉकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, अच्छी वृद्धि करते हैं, तो क्षारीय मिट्टी में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, क्षारीय मिट्टी में हेलोफाइट्स क्या होते हैं, अच्छी वृद्धि करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। कौन सा जिला जो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो याद रखोगे बैतूल जिला, ठीक है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बैतूल जिला जो है ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है इससे क्या बनाया जाता है, तो इससे आप याद रखोगे पेंसिल, बैटरी, पेंट आदि चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर ग्रेफाइट ज्यादा होता है वो बैतूल जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन, जिसमें टोटल कितने जिले थे उस समय मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय, ठीक है, 43 जिलों के साथ साथ बना था जी, ठीक है, याद रखना 43 जिलों के साथ बना था। और वर्तमान में टोटल जिले कितने हैं, 52 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं। सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के कितने, सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पाए जाते हैं, तो याद रखोगे जो सागौन के वन है कुल क्षेत्रफल के लगभग 17%, कितने, 17.8% भाग पर पाए जाते हैं। तो ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये ऑप्शन देखिए एक तरीके से गलत है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ना जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का, वो है हमारा कौन सा, डिंडोरी जिला। कौन सा है, डिंडोरी जिला। लेकिन देखिए भूगोल क्या कहता है, फिजियोग्राफी क्या कहती है, अगर आप उसके आसपास का जिला भी लगा देते हो तो वो एक तरीके से सही माना जाएगा, ठीक है ना। अगर हम देखें तो देखिए डिंडोरी के सबसे नज़दीक जो जिला बैठता है हमारा,
वो कौन सा बैठता है, मंडला। और विभाग ने भी क्या माना है, मंडलाई जिले को सर्वाधिक सत्य माना है। तो बी वाला आंसर यहाँ पे हमारा सही है। लेकिन मुख्य रूप से जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, डिंडोरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। तो अफीम की खेती जो होती है वो मंदसौर जिले में होती है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में कहाँ पर, नीमच में भी हमको किसकी, अफीम की खेती देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है कितना, 72.4% ग्रामीण जनसंख्या टोटल। जबकि नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, मध्य प्रदेश में याद रखोगे आप नगरीय जनसंख्या की बात, तो ये 27.63% है। ये नगरीय जनसंख्या और ये ग्रामीण जनसंख्या। लेकिन ये 2011 के आंकड़े। अब आपको आने वाले समय में 2021 के आंकड़े याद रखना है, ठीक है, जो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे, केवल 2021 के, लेकिन इसके पुराने भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष का अनुपात वाला जिला कौन सा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या घुमाकर पूछ लिया है। इसमें पूछा है डायरेक्टली क्या, लिंगानुपात। क्या पूछा है, लिंगानुपात कितना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है। तो याद रखोगे बालाघाट का है। किसका है, बालाघाट का सर्वाधिक है। बालाघाट का लिंगानुपात सर्वाधिक कितना है, तो याद रखोगे किसका, बालाघाट का सर्वाधिक है 1021। कितना है, 1021 सर्वाधिक है। और अगर सबसे कम पूछ लिया जाता अगर आपको 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको याद रखना था कितना, भिंड का, ठीक है, जो कितना था 837, ठीक है, 837, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। किस खेल के लिए दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार, मलखम्ब के लिए दिया जाता है, ठीक है। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखम्ब खेल के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत, अब आप याद रखोगे कि मलखम्ब जो खेल है ना, उसको राजकीय खेल घोषित कब किया गया था, तो याद रखना इसकी डेट, मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था 10 अप्रैल। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जा सकता है, हालांकि साल तो वर्ष तो पूछ लिया जाता है। 10 अप्रैल 2013 को, ठीक है, मलखम्ब को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी जो है किस पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, तो याद रखोगे सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य। किसके मध्य, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य। देखिए जब आप एमपी के मैप में देखते हो आप, ठीक है, याद रखना, जब आप एमपी के मैप में देखते हो तो ये तो हो गई हमारी कौन सी, नर्मदा घाटी, ठीक है, ये हो गई कौन सी, नर्मदा घाटी, जरा ध्यान देना, ठीक है, नर्मदा घाटी, ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी ये सारी की सारी विंध्याचल और ये हो गई हमारी सतपुड़ा, ठीक है, पूरी की पूरी रेंज। तो इन दोनों के मध्य कौन सी, नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। तो हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथ साथ में यहाँ पे भी देखिए, ये भांडर श्रेणी हो गई हमारी, ये मैकल श्रेणी हो गई हमारी, ठीक है ना, ये अरावली श्रेणी हो गई, राजस्थान में आती है। साथ में यहाँ पे मालवा का पठार हो गया, ये मध्य भारत का पठार हो गया हमारा, ठीक है। इधर आप देखोगे बघेलखंड का पठार हो गया, ये पूरा ही पूरा चांदा टाइप का बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। पूरे ही पूरे आप जब भौतिक विभाजन पढ़ोगे मध्य प्रदेश का तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है, तो याद रखोगे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है, तो याद रखोगे रिफ्ट वैली का। किसका, रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ये पूरा ही पूरा आपको सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, ठीक है, हैरी हेस का। जब आप उसमें जानोगे कि किस प्रकार से जो भ्रंश बने पूरे नर्मदा क्षेत्र में, जब दो पठारों का मिलाप हुआ, ठीक है ना, ये भ्रंश घाटी का माना जाता है, इसलिए आप यहाँ पे याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। सारे की सारी जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत परियोजनाएं आपको याद होना चाहिए, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कौन से जिले में कौन सी संचालित है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बीरसिंहपुर जो जल विद्युत केंद्र है वो उमरिया जिले में संचालित है। ठीक है, कितने मेगावाट की विद्युत यहाँ पर उत्पादन होता है, तो याद रखोगे बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र में 420 मेगावाट क्षमता वाला केंद्र है। ठीक है, कितने का है, 420 मेगावाट का। ठीक है, मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो मलाज खंड आप याद रखोगे मध्य प्रदेश में किसके लिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब मलाज खंड किस जिले में आता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो याद रखोगे मलाज खंड जो है वो बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। तांबे के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो चंदेल वंश के राजाओं ने। किसने, चंदेल वंश के राजाओं ने, याद रखोगे 950 एडी से लेकर 1050 एडी के मध्य खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखोगे। चंदेल वंश एवं खजुराहो का जो संस्थापक माना जाता है तो उसको भी आप याद रखोगे चंद्रवर्मन। कौन था वो, चंद्रवर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष नीमाड़ उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। नीमाड़ उत्सव प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में महेश्वर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में नीमाड़ उत्सव महेश्वर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। गौर नृत्य किससे संबंधित है, तो याद रखोगे मूड़िया जनजाति से संबंधित है। किससे, मुख्यतः एक तरीके से जो कहाँ की, छत्तीसगढ़ की क्या है, छत्तीसगढ़ की जाति है, जनजाति है मूड़िया जनजाति। वहाँ के लोग क्या करते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की भी आप याद रखोगे। किसके लिए, बस्तर जिले की है, जो क्या करती है, गौर नृत्य करती है। ये गौर नृत्य जो किया जाता है ना, वो किसकी याद में किया जाता है, गौर भैंस के नाम पर किया जाता है। किसके नाम पर, गौर, एक प्रजाति है, गौर भैंस के नाम पर किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान 2014 निम्न में से किसे प्रदान किया गया था। अब देखिए 2014 का पूछा है यहाँ पर। ठीक है, 14 के सेट पेपर है जी। ठीक है, लेकिन इसको कब डिक्लेयर कर दिया गया था, 2013 में डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, उस समय 2014 का पूछा है, लेकिन आपसे कब का पूछा जाएगा, अब आप जब 21 का या 22 का पढ़ोगे, 21 का या फिर 22 का पढ़ोगे। ठीक है, जब भी एग्जाम दोगे तो उस समय का। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट याद करके जाना, 14 का मोस्टली नहीं आएगा। पहले तो आप याद रखना तानसेन सम्मान इनमें से सबको किस किस को मिला है। अगर आप एमपी से संबंधित रखते हो, लता मंगेशकर को मिल चुका है, प्रभाकर कारेकर को मिल चुका है, पंडित रविशंकर को। प्रभाकर कारेकर, इसका आंसर बी वाला आंसर हो जाएगा। 2014 का जो मिला है प्रभाकर कारेकर को ही मिला है। ठीक है, प्रभाकर कारेकर को मिला है। ठीक है, याद रखना। यह पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अनुपम खेर को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखोगे धर्मवीर भारती। ठीक है, याद रखना। ठीक है, शरद जोशी हैं, प्रभाकर माचपे हैं, हरिशंकर परसाई हैं। सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए धर्मवीर भारती जो हैं वो कहाँ से संबंधित हैं, यूपी से संबंधित हैं। कहाँ से हैं, यूपी से संबंधित हैं। शरद जोशी जो है हमारे वो एमपी से संबंधित है। एमपी में कहाँ से हैं शरद जोशी, तो याद रखोगे शरद जोशी के संबंध एक कहाँ से हैं, इनका जो एमपी में जन्म हुआ था वो हुआ था उज्जैन में। कहाँ पर, उज्जैन में हुआ था। शरद जोशी कौन है, एक व्यंग्यकार है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे प्रभाकर मापचे। तो प्रभाकर मापचे भी कहाँ के हैं, एमपी के हैं। ये क्या है, साहित्यकार हैं।
और जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में। ठीक है, पूछा जाता है। हरिशंकर परसाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमपी के किस जिले में, होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर, होशंगाबाद जिले में। ये कौन है, एक प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, ये तीनों संबंधित है, लेकिन धर्मवीर भारती यूपी से संबंधित है। कहाँ से, यूपी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो याद रखोगे बघेलखंड। कौन सा, बघेलखंड मध्य प्रदेश में सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है इसमें, तो बेतवा नदी के किनारे कौन सा, ओरछा शहर स्थित है। कौन सा, ओरछा शहर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब सारे क्वेश्चन हमारे किसके, कंप्यूटर से रिलेटिव चलेंगे। ठीक है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किसके बचाव के लिए होता है। ठीक है, किससे बचाता है, जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल का जो हम प्रयोग करते हैं निम्न में से किससे बचाता है, तो याद रखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अनाधिकृत आक्रमण होता है ना नेटवर्क के माध्यम से, जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं ना, उससे बचाव करता है। फायरवॉल क्या है, याद रखोगे आप कि एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क का ही एक हिस्सा है, जिसका निर्माण क्या होता है, अनाधिकृत जो उपयोग होते हैं ना उनको रोकने के लिए ये करता है। फायरवॉल तकनीकों के कई प्रकार होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, सर्विस लेवल गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर, इस प्रकार के। ठीक है, तो याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं, तो याद रखोगे एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये पहले सेट पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, आप जब एक बाइट यहाँ पे लिखोगे, एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और जो बिट होती है ना, वो किस संख्या के रूप में रहती हैं, बाइनरी डिजिट के रूप में रहती हैं, जैसे 0 और 1 के रूप में रहती हैं। ठीक है, ये बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम क्या है। इस प्रकार के अगर नाम आपको आ जाए ना तो याद रखोगे, इंग्लिश में देखोगे। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना। तो FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी वाला आंसर बिल्कुल ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको FTP कहते हैं। यह एक क्या है, यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जो FTP है क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, याद रखोगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा आप सुदूरवर्ती कंप्यूटर व्यवस्था से आवश्यक दस्तावेज अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं जो दूर रहते हैं, या अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर फाइल को पहुंचा सकते हैं। FTP जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, SMPS क्या है, या SMPS का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखोगे। तो देखिए, इसको भी इंग्लिश में देखेंगे, SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाइड। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाइड। ठीक है, फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखोगे। यह उन शक्ति परिवर्तन या पावर कन्वर्टर्स को कहते हैं जो SMPS, ठीक, SMPS, ठीक है, उनको कहते हैं जिसमें पावर कन्वर्सेशन के लिए किसी स्विच को उच्च आवृत्ति पर चालू और बंद किया जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा इनमें से कौन सी है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे डायल अप सर्विस। कौन सी है, सबसे धीमी अगर पूछ ली जाए आपसे, ठीक है, सबसे धीमी। और सबसे तेज अगर पूछ ली जाए ना तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। कौन सी है, सबसे तेज, जरा ध्यान देना। डायल अप लाइन टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित, याद रखना, जिस सबसे धीमी सर्विसेज है। ठीक है, और अगर जिसमें और दूसरी नंबर पे मैं कौन सी बता रहा हूँ आपको, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSL। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DSL बोलते हैं। एक उच्च हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन
प्रदान करती है, यानी सुविधा प्रदान करती है केबल के माध्यम से, ठीक है, याद रखोगे। चलिए, और साथ साथ में लीज्ड लाइन भी आप याद रखना कि लीज्ड लाइन क्या होती है। लीज्ड लाइन आवाज़ होती है ना, हमारी आवाज़ और डाटा को क्या दूर तक भेजने के लिए कार्य करती है, ठीक है। आवाज़ और कहते हैं डाटा को दूर तक, मतलब दूसरी लाइन पर या दूसरे सर्वर पर भेजने का कार्य करती है, ठीक है, याद रखना। इसका जो प्रयोग होता है एक तरीके से लीज्ड लाइन का, वह मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा अपने शाखा के कार्यालय को जोड़ने का काम करती है जी, ठीक है, सब ऑफिस को काम करती हैं। और केबल मॉडेम आप सभी जानते हैं, ठीक है, केबल मॉडेम का प्रयोग मॉड्यूलेटर के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। किसका उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग और फोटो एडिटिंग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग हुआ, स्प्रेडशीट हो गया, फोटो एडिटिंग, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्या आज के 2014 के, ठीक है, सेट पेपर हमने देखे। 2014 के क्या थे? सेट पेपर था ये। इसके बाद हम, ठीक है, 13, 12, 11, 10 क्रम से सेट पेपर चलेंगे। आप याद रखना, प्ले लिस्ट में जाइए नालंदा एकेडमी की, वहाँ पर सारे आपको सेट पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और भी आपके कुछ क्यूरीज या कुछ क्वेश्चन है तो आप क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।